जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 21 आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हम होम असाइनमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करना है हमने मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होगा बेसिक कंसेप्ट कि जब कोई पर्सन एक स्टेटमेंट दे फॉल्स स्टेटमेंट और उसको पता नहीं है कि ये फॉल्स है, वो इसको सच समझ रहा है। अगर कोई सच समझते हुए झूठ बोल दे, यकीन उसका उसके ख्याल में वो सच बोल रहा है, उसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अनजाने में झूठ बोला मिस रिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के झूठ बोला फ्रॉड। आज हम मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन सबसे पहले हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है? रिटर्न असाइनमेंट, शाबाश, 0 स्टूडेंट्स ने किया, गुड। डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन 6 पार्ट ए। पार्ट ए में क्या कह रहा है? वो कह रहा है आजम हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बाबर ड्यूरिंग हिज मिनॉरिटी। आजम ने बाबर को, उसका बेटा था, देखिए सन था, ये इररेलेवेंट है क्योंकि बाप बेटे को या बेटा बाप को लोन दे सकता है, लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर भी करवाया जा सकता है। वो सोशल एग्रीमेंट नहीं समझे जाएंगे अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अगर यानी बाप का इरादा है कि पैसे मैं वापस लूंगा तो वो वैलिड एग्रीमेंट समझा जाएगा। मसला सन में नहीं है, मसला किस में है? मिनॉरिटी में। ड्यूरिंग हिज मिनॉरिटी अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस ए बॉन्ड फ्रॉम बाबर। अच्छा नोट करें, उसने इतना को लॉ पढ़ा हुआ है वालिद ने कि उसे पता है कि मैंने लोन दे दिया ना ये मिनॉरिटी में, एग्रीमेंट मिनॉरिटी में नहीं लिखवाया। अगर मिनॉरिटी एज में एग्रीमेंट लिखवा लेता वो एग्रीमेंट वाइड होता, और फिर उसकी जगह पे अगर फ्यूचर में कोई और एग्रीमेंट लिखवाया जाता उसकी जगह पे, पहले वाले की जगह पे, जिसमें पहले वाले एग्रीमेंट का हवाला होता, वो भी वाइड होता। लेकिन उसने नहीं करवाया। ये नोट करें, उसने एग्रीमेंट कब करवाया? अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ एज। बाबर्स कमिंग ऑफ एज का मतलब है जब बाबर मेजर हो गया, ठीक है। तो ये वैलिड एग्रीमेंट है। ये वैलिड, आप ये नहीं कह सकते, आप ये तो कह सकते हैं कि जब एग्रीमेंट हुआ तो वो माइनर था, ये वैलिड आर्गुमेंट समझा जाएगा कि ठीक है नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जब कंसीडरेशन मिली तो वो माइनर था, नहीं, कंसीडरेशन पास्ट हो सकती है, एग्रीमेंट विद माइनर नहीं हो सकता, लेकिन कंसीडरेशन में बी पेड टू माइनर। तो यहां तक तो अब एग्रीमेंट ठीक हो गया। अब आगे जो कह रहा है बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, उसने अपने वालिद होने की हैसियत का गलत फायदा उठाया। कैसे? ऑब्टेन ए बॉन्ड फ्रॉम बाबर। बॉन्ड किसको कहते हैं? लोन एग्रीमेंट। फ्रॉम ए बाबर फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस। यानी पैसे दिए थे 1 लाख और बाद में एग्रीमेंट करवा लिया 2 लाख का। एग्रीमेंट करवाया कब? अगर तो एग्रीमेंट एज ऑफ मिनॉरिटी में करवाया होता ना तो 2 क्या 1 भी नहीं मिलना था, वाइड। लेकिन उसे इतनी अक्लमंदी की, वेट किया, और जब वो मेजर हो गया एग्रीमेंट ही तब करवाया। अब ये एग्रीमेंट वैलिड होता अगर नॉर्मल तरीके से किया होता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मिनॉरिटी की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, क्या पेरेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। क्या इसमें आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज यूज की गई है जिसकी वजह से फ्री कंसेंट नहीं रही? क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस, पेरेंटल इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, यानी इस केस में बाबर। और अगर बाबर रिसेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? इसमें लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा? अनड्यू में प्रिज्यूम किया जाएगा। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ माइनर के ऊपर नहीं है, लॉ प्रिज्यूम करेगा, ठीक है जी। डोमिनेटिंग पार्टी फादर है। अगर फादर ये कहता है कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा। फादर को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। बाबर ने कुछ भी प्रूव नहीं करना, बाबर ने इवन अनड्यू इन्फ्लुएंस की एग्जिस्टेंस भी प्रूव नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करेगा। हाँ, आजम अगर कुछ कहता है तो वो उसे प्रूव करना पड़ेगा। डन जी। नेक्स्ट बी,
Amir, a man enfeebled by disease or age, is induced by Asif's influence over him as his medical attendant to agree to pay Asif an unreasonable sum for his professional services. बहुत हाई अमाउंट पे करने का एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? मेडिकल अटेंडेंट, इन्फ्लुएंस, इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की वजह से एग्री किया, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्या है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अमीर। क्लियर? अगर अमीर कुछ कहता है तो क्या लॉ प्रिज्यूम करेगा? अगर अमीर कहता है अंडर इन्फ्लुएंस है, लॉ सबूत मांगेगा कि प्रिज्यूम करेगा? प्रिज्यूम करेगा। और अगर आसिफ कहता है कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, लॉ कहेगा प्रूफ लेके आओ। क्लियर? क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग पार्टी कौन है? आसिफ। क्या मेडिकल असिस्टेंट जो होते हैं, मेडिकल डॉक्टर वगैरह, ऐसे इनके साथ अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है? बिल्कुल उस पोजीशन में होता है, एक टीका लगाते कुछ पता नहीं चलता बंदा है किधर, जो मर्जी साइन करवा लो। 7, कैसर ए टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी टू हिज स्टूडेंट मकबूल। लेटर मकबूल फाइल्ड ए सूट टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन। ये केस कोर्ट में गया। अच्छा बताइए, मकबूल ने क्या कहा होगा कि अंडर इन्फ्लुएंस था? कैसर ने क्या बोला होगा? नहीं है। लॉ ने बर्डन ऑफ प्रूफ किससे मांगा होगा? कैसर से। अब देखिए कैसर ने क्या जवाब दिया। कैसर showed that he had provided complete facts relating to property to Maqbool. The price was market based and Maqbool had obtained advice from property dealers of his choice before finalizing the contract. कैसर ने ये सारी चीजें साबित कर दी। अब बताइए प्रूव हो गया कि नहीं? हालांकि प्रिज्यूम किया जाता है कि अंडर इन्फ्लुएंस था, लेकिन बताइए प्रिजम्पशन ज्यादा ऊपर है कि प्रूफ ज्यादा ऊपर है? प्रूफ ज्यादा ऊपर। अब जज का फैसला क्या हुआ होगा? इनिशियली उसने फैसला दिया होगा मकबूल की फेवर में, उसका ख्याल होगा कि मैं लेकिन फाइनल डिसीजन किसकी फेवर में आया होगा? क्यों? ये तो प्रिजम्पशन, ये तो प्रिज्यूम किया जाता है अंडर इन्फ्लुएंस इस केस में। फिर भी क्यों? क्योंकि फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए, डोमिनेटिंग पार्टी ने फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए। डन जी। नेक्स्ट 8, ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस। आपने बताना है कि इन एग्रीमेंट्स में अंडर इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ। आसिफ एन एजेंट एग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 2% कमीशन। Later, Asif demanded 5% commission being the market rate and on account that his consent was obtained by undue influence. अब रिलेशनशिप कौन सा है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में undue influence प्रिज्यूम किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें undue influence प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर साजिद कहता है कि अंडर इन्फ्लुएंस था तो फिर उसे प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ साजिद पे है, यानी जो कहेगा वही प्रूव करेगा। डन। आगे चलते हैं। बी अदील अप्लाइज टू ए बैंकर फॉर ए लोन एट ए टाइम एंड देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। स्ट्रिंजेंसी क्या होती है? स्ट्रिंजेंट क्या होता है? जरा गूगल करके बताएं मुझे। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट। हाँ, ये ढूंढ के दिखाएं, ढूंढ रहे हैं कंटेक्स्ट से ना। ये यूज होता है असल में वर्ड बार बार बहुत सी जगह पे, इसलिए मतलब पूछ रहा हूं, और भी सब्जेक्ट्स में काम आ जाएगा। सख्ती और क्या है? यानी सख्त मार्केट कंडीशंस हैं, टफ मार्केट कंडीशन है। लोन लेने के लिए जाए, लोन नहीं मिलता,
मनी मार्केट कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। बैंकिंग इंडस्ट्री का दूसरा आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। बैंकिंग इंडस्ट्री को कहते हैं मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो भाई बैंकिंग सेक्टर में पैसे बहुत कम, लोन बहुत कम मिलता है। बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकर ने कहा लोन नहीं मिलेगा जब तक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। अदील एक्सेप्ट्स द लोन ऑन दिस टर्म। अदील ने लोन एक्सेप्ट कर लिया। अब बताइए क्या इसमें अंडर इन्फ्लुएंस है? ये रिलेशनशिप कौन सा है? कैसे पता चला अंडर इन्फ्लुएंस है मेरे भाई? डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप, क्या इसमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है? नहीं किया जाता। इसका मतलब इसमें अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि अंडर इन्फ्लुएंस था तो क्या होगा? उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो वीकर पार्टी लग रही है वो अदील लग रही है, बैंकर नहीं अदील। तो प्रोबेबली अदील कोर्ट के पास जाके बोलेगा कि अंडर इन्फ्लुएंस था। कोर्ट मान लेगी उसकी बात। क्यों प्रूफ क्यों मांगेगा कोर्ट? क्योंकि डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप जो होता है इसमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। डेटर क्रेडिटर का मतलब जो देना लेन देन है जिनका आपस में। डन। अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे डेटर से मुराद सिर्फ वो क्रेडिट कस्टमर्स हैं जिनको उधार माल बेचते हैं, और क्रेडिटर से मुराद जिनसे उधार माल खरीदते हैं। लॉ में डेटर और क्रेडिटर में हर वो पर्सन आ जाता है जिसको आपने पैसों का लेन देन हो, चाहे वो कोई भी हो। बताई थी ये बात ना पहले। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सी की तरफ चलते हैं। कन्वर मनी लेंडर एडवांस मनी टू साजिद एंड एग्रीकल्चरिस्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड बाय अंडर इन्फ्लुएंस मेड हिम एंड बाय, ये तो सबसे अहम लफ्ज, खुद से मान गया वो अंडर इन्फ्लुएंस है, टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ डबल द अमाउंट विद हाई इंटरेस्ट रेट। पैसे दिए और डबल अमाउंट का एग्रीमेंट लिखवा लिया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अंडर इन्फ्लुएंस है या नहीं? भाई क्लियरली कह दिया अंडर इन्फ्लुएंस है तो है, क्लियरली बोल दिया उसने। अब बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड या वॉइड? अच्छा आप मुझे बताइए क्या कोई भी पैसे नहीं देने कि एक्चुअल अमाउंट रीजनेबल इंटरेस्ट के साथ देनी है? ये सूल याद रखिएगा, जब एग्रीमेंट वाइड हुआ तो उसका ये मतलब नहीं कि जो पैसे जेन्युइन लिए थे वो भी नहीं देने। नहीं, लॉ फेयर रखता है मामलात को सबके साथ। बेनिफिट्स को रिटर्न करना पड़ेगा, या तो लोन वापस कर दें या फिर रीजनेबल इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट अंडर इन्फ्लुएंस से एग्री हुआ वो नहीं, बल्कि कौन से वाला? रीजनेबल इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Arif told Banu his wife that he would divorce her if she does not transfer her personal assets to him. She agreed to transfer her assets to him. Can Banu void the contract? क्यों? उसे थ्रेट किया था, ये अंडर इन्फ्लुएंस था, ये कोर्शन था, ये क्राइम नहीं होता, ये वाला थ्रेट क्राइम नहीं होता। ठीक है। अच्छा अब अनएथिकल हो तो लॉ को उससे गर्ज नहीं है, हम तो लॉ एथिक्स थोड़ी पढ़े हैं, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, तो लीगली ये क्राइम नहीं है। क्या इसमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? क्यों? हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होता क्या? इसका मतलब है वीकर पार्टी जब जाएगी कोर्ट तो कोर्ट एज्यूम करेगा अंडर इन्फ्लुएंस, या के मांगेगा एविडेंस, एविडेंस मांगेगा, बट प्रूफ मांगेगा। तो बानो वाइड कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? बानो विल हैव टू प्रूव that undue influence was exercised at time of contract, because there is no presumption of undue influence between the relationship of husband and wife. Done? कोई प्रॉब्लम इसमें? कौन सा ये बनने वाला है? हाँ ये खारुन है। ये इस टॉपिक का अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका अंडर इन्फ्लुएंस का। कैन आई रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अंडरलाइन कर लें, इससे हमें पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है।
रिक्वायरमेंट में कह रहा है डिस्कस वेदर गजाला वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन। कुछ पता नहीं गजाला कौन है, कुछ पता नहीं उसकी कंटेंशन क्या है, क्या झगड़ा है, क्या पता है आपको? नहीं पता। तो पढ़ते हैं, फिर पढ़ के पता चलेगा। कह रहा है हारून वाज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू गजाला। हारून हैज मैरिड टू गजाला या एंगेज्ड टू बी मैरिड टू? फर्क क्या पड़ता है इससे? हाँ जी, इंगेज टू बी है तो ये फियांसे फियांसी का रिलेशनशिप आ गया। अगर मैरिड टू होता तो फिर हस्बैंड वाइफ का आता, उसमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। फियांसे फियांसे में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। कह रहा है हारून वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस एंड देयरफॉर ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गजाला फॉर प्रोवाइडिंग हिम ऑल हर ज्वेलरी एंड अपार्टमेंट बाय वे ऑफ ए गिफ्ट एंड इन रिटर्न हारून एग्रीड टू गिव हर ए स्मॉल शेयर इन बिजनेस प्रॉफिट। उसने कहा भाई ये सारा कुछ गिफ्ट के तौर पे मुझे दे दो, बदले में आपको उसमें से मैं हिस्सा देता रहूंगा कुछ। गजाला फाइल्ड, अच्छा फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, यानी ये एग्री हो गया, साइन हो गया एग्रीमेंट। ही एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक हो गया, ये उसने बोला हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस सेंटेंस में क्या बोला है? He entered into a contract हो गया। After some time contract होने के बाद गजाला filed a suit against Haroon requesting her setting aside the gift deed as it was not made with her free will। उसने कहा जो गिफ्ट डीड है उसको खत्म कर दो, ये मेरी फ्री विल से तो नहीं बनी थी। फ्री विल से नहीं थी मतलब क्या थी? कंसेंट इज नॉट फ्री। कौन सा केस लगेगा इसमें? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या के अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? बिल्कुल, इस रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया तो गजाला बिल्कुल इसको रिसेंड कर सकती है। ये वाइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ गजाला। डन। लेकिन अगर गजाला रिसेंड करती है तो बेनिफिट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी जी। अगर गिफ्ट ट्रांसफर रिटर्न रजिस्टर्ड भी हो जाए ना, लेकिन स्टिल अगर पता चल जाए बाद में कंसेंट फ्री नहीं थी, तो वो वाइडेबल हो जाता है। यानी दोनों सूरतें, उसमें रिटर्न रजिस्टर्ड में उसने ये कहा था कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन जरूरी, लेकिन फ्री कंसेंट तो जरूरी है ना। फ्री कंसेंट के बगैर तो कोई भी एग्रीमेंट करेंगे वो खत्म हो जाए। वो तो कंसीडरेशन के साथ करें ना, फिर भी खत्म। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी है। क्वेश्चन टेन में कोई प्रॉब्लम? बस इतने क्वेश्चन थे। चलिए, क्या आपको क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क समझ आ गया? जी। सिबलिंग्स वाले केस में प्रिज्यूम किया जाएगा, क्या आप के भाई का, हमारे बहन भाइयों का हमारे ऊपर कोई होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? होता है? नहीं होता। कहाँ होता है? ये होता है। वो हमसे कोई बात मनवा सकते हैं? आप उनसे बात, छोटे भाई से बात मनवा सकते हैं कोई? अच्छा, बड़ी बहन से जाके कहिएगा चाय तो बना दे, मैंने एक बना देते हैं। शाह, बड़े अच्छे, ताला शाबाश, शाह, अल्लाह ताला कायम रखे। लेकिन लॉ ये कहता है, बड़े भाई को ना कहिएगा ऐसे ना कहते। लॉ ये कहता है कि इस रिलेशनशिप में, अब जाहिर है ब्रदर ले, इन्होंने 6 एग्जांपल दी, ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग से रिलेशनशिप में क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? इसका जवाब ये है, पहले लिस्ट देखिए। क्या वो रिलेशनशिप जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप था? नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिज्यूम नहीं किया जाता। लेकिन अब अगर कोई स्टूडेंट कहे सर ये एग्जांपल उस लिस्ट में भी तो नहीं है जिसमें प्रिज्यूम नहीं किया जाता, तो वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, वो तो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया गया है। ठीक है, वो तो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे दिया गया है। बल्कि ये अच्छी बात है, मैं नोट कर ऐड कर दूंगा। तो ब्रदर सिस्टर, यानी आपने ये देखना है किसी भी रिलेशनशिप को उस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं, जो प्रिजम्पशन वाली लिस्ट है। प्रिजम्पशन वाली लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। वो जो बाद में लिस्ट दिया वो सिर्फ आपको इसलिए ताकि एग्जाम में आप क्लियर हो जाए कि ये खास तौर पे वो एग्जांपल है जो आई का पूछा है। जैसे डेटर क्रेडिट का एग्जांपल थी ना, आपने देखा उसने 2-3 दफा पूछा उस एग्जांपल को। तो कोई भी रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा कि नहीं, कैसे फैसला करेंगे? लिस्ट, कौन सी वाली लिस्ट? ऊपर वाली लिस्ट के नीचे वाली लिस्ट?
वो फाइनल है। फॉर एग्जाम्पल इससे लिखा हुआ है कि कुछ मिलती जुलती चीजें, जैसे पेरेंट और चाइल्ड उसने लिखा हुआ है, टीचर स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, तो उसमें भी एंड प्लस इसलिए, लेकिन उसमें मजीद कोई इंटायरली डिफरेंट एग्जांपल्स नहीं आएंगे। चलिए ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। अब आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। आप फिर से बताइए क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्चुअल, अनजाने में झूठ बोल देना। कह रहा है सबसे पहले ला के किसी भी कंसेप्ट को आप सीखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन सीखते हैं। डेफिनेशन सीख ले, डेफिनेशन में ही कंसेप्ट छुपे होते हैं बहुत से। पहले कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये जो ब्लू वाले वर्ड है ना, ये समझना आपके लिए ज्यादा अहम है, ये कंसेप्चुअल है। जो बाकी पॉइंट है ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, ये रटे वाले पॉइंट है। ये मैंने आपको बताया हुआ ना कि हर चैप्टर में 2-4 लाइंस ऐसी आएंगी जो आपने समझे बगैर रट्टा लगानी है। ये बोला है कि नहीं बोला आपको मैंने? हाँ, उस पे आपने ना सर्च करनी है, ना कहीं ढूंढना है, ना किसी समझने की कोशिश करनी है। क्या करना है? उसको रट्टा लगा लेना, ठीक है। अगर आने वाले सिलेबस को भी सामने रखते हुए एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आप क्या आगे सीखने जा रहे हैं। वो कंसेप्ट ज्यादा अहम है कि ये ज्यादा अहम है, और अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हुआ तो किसको पकड़ना है, किस कंसेप्ट को, ये सारी चीजें आपको नहीं पता। इसीलिए खुद से कोशिश नहीं करनी, बस रट्टा लगा लेना डेफिनेशन। हाँ, जो पहले वाला हिस्सा है ना, ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स है ब्लू वाले, ये अहम है। मिस रिप्रेजेंटेशन सुने, मिस रिप्रेजेंटेशन है क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है एक पर्सन स्टेटमेंट देगा, बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट देगा। इस लफ्ज से उसने मिस्टेक से इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मिस्टेक में स्टेटमेंट नहीं होती। मिस्टेक में कोई बंदा खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी? डिफरेंशिएट किससे हो गई? मिस्टेक। किस लफ्ज है? पर्सन गिव्स अ स्टेटमेंट, पर्सन ने स्टेटमेंट दी, फिर स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट है भी गलत, बट पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, लेकिन उसके ख्याल में ट्रू है। इस लफ्ज ट्रू ने इस डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, किससे? फ्रॉड से। अगर मैं सारी डेफिनेशन यही रखूं ना ऊपर ब्लू वाली, सिर्फ इस ट्रू को मैं फॉल्स कर दूं, तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन बन जाएगी कि पर्सन गिव्स ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स बट पर्सन बिलीव्स इट, एंड पर्सन बिलीव्स इट फॉल्स। पर्सन को पता है फॉल्स है, फिर भी फॉल्स स्टेटमेंट देता है, फ्रॉड। पर्सन समझ रहा है ट्रू है और फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है जो एक्चुअली फॉल्स है। मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों फर्क समझ आया? बताइए, फर्क समझ आया तो कौन सी चीज ज्यादा सवेर है? फ्रॉड ज्यादा सवेर। लेकिन हम तो आज पढ़ रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना आज, कल का लेक्चर चुटकियों में निकल जाएगा, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट इसके कॉमन है फ्रॉड के साथ। फिर कह रहा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, और मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। क्या बोल रहा है? यहां पे उसने क्या बोला हुआ है? A person obtains an advantage through breach of duty without an intent to deceive. फिर a party innocently causes other party to make a mistake as to the nature or quality of subject of agreement. ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? रिलेटिव वाले पॉइंट है, सोचना भी नहीं है इनके ऊपर। हाँ, पहले वाले क्या क्या लफ्ज आ जाए? एक पर्सन बिलीव्स एंड गिव्स अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू बट विच इज स्टेटमेंट दी फॉल्स स्टेटमेंट थी, समझा ट्रू है। एसेंशियल सुने। एसेंशियल्स का मतलब होता क्या वैसे? वो चीजें जो सारी चीजें पूरी होना जरूरी हैं ताकि वो डेफिनेशन बन सके। एक चीज भी मिसिंग हो, जैसे ऑफर के एसेंशियल में एक एसेंशियल भी मिसिंग हो, कम्युनिकेट नहीं हुआ, ऑफर ही नहीं हुई, बाकी चाहे सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स क्या है? पहला, बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाय स्ट्रेंजर। मैं भाईजान, हम दोनों जो हैं वो बाय एग्रीमेंट कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी का, साथ में थर्ड पर्सन, ये मेरा एजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन है, वो इनको आके कहता है, इनका दोस्त है फॉर एग्जाम्पल, कहता है ये प्रॉपर्टी खरीद लो, इसमें से तेल के कुएं निकलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, प्रॉपर्टी खरीद ली, बाद में पानी भी नहीं निकला उसमें से।
अब ये मेरे पास आ गए वापस, सर मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से फ्री कंसेंट नहीं होती, फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूं, क्या खत्म कर सकते हैं? ला कहता है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं कहूंगा भाई तेरे को मिस रिप्रेजेंटेशन मैंने दी ही नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन किसने दी है? थर्ड पार्टी की बात पे एतबार करोगी तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भाई ऐसा ही होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अमूमी तौर पे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, वो कहते हैं अपने इन्वेस्टर को इस जगह पे प्लॉट खरीदे, कीमतें बढ़ने वाली है। किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीद लिया, बाद में कीमतें बढ़ने की बजाय कम हो गई, तो क्या आप सोसाइटी के खिलाफ केस करें? सोसाइटी कहेगी हमने तो सर स्टेटमेंट ही नहीं दी, जिसने स्टेटमेंट दी उसको पकड़े जाके। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन की? मिस रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से होनी चाहिए? मिस रिप्रेजेंटेशन किस, इतने थके हुए हैं आप, मुझे खुद स्लो मोशन हो गया। संडे कोई बात नहीं, तो कल छुट्टी भी तो मिल रही है ना आपको। भाई मिस रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से होनी चाहिए? बाय पार्टी। कि थर्ड पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन दी, जिम्मेदारी है हमारी? कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन याद रखिए अगर मेरे एजेंट ने मिस रिप्रेजेंटेशन दी ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि एजेंट के एक्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के एक्ट। पहला एसेंशियल टिक कर दे। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन गलत होनी चाहिए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्यों? सही होगी तो मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी रहेगी, वो तो यस रिप्रेजेंटेशन बन जाए, यानी गलत। फिर रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप जरा सुनिए, एक सेठ साहब, उनका कैफ 4 पास था, ये आपको केस के एंड पे पता चल जाएगा। वो सोच रहे हैं अपने आप से बातें कर रहे हैं, करीब ही एक मैनेजर खड़ा है उनका, अपने आप से बातें कर। मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता मिले ना तो अपनी बेटी की शादी कर दूं उससे, और ये जो फैक्ट्री है ना ये अपने दामाद के नाम लगा दूं। मैं सोच रहा हूँ ये भाईजान साथ खड़े थे। उनका सेठ साहब क्या करते हैं वह हैं आप आपके सामने? सर साहब ने कहा अच्छा कोई मसला तो नहीं है? कहा कोई मसला नहीं है। शादी हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा शेर साहब से फैक्ट्री। शेर साहब ने कौन सी फैक्ट्री? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। अरे शेर साहब वो आप कह तो रहे थे सेठ साहब कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं फैक्ट्री नाम कर दूंगा। तो शेर साहब ने कहा हाँ वो मेरी सोच रहा था, मैं वो मेरा इरादा था, मेरा वादा नहीं था, मुआहदा नहीं था। वो क्या था? इरादा था। बताए इरादे में और मुआहदे में फर्क होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इरादा मुआहदा नहीं होता। बताइए अब सेठ साहब ने इरादा जाहिर किया था कि मुआहदा किया था मैनेजर के साथ? इरादा जाहिर। क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं। यही वो कह रहा है कि जब आपने जो स्टेटमेंट देनी है वो फैक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि सेठ साहब ऐसे ऐलान करें जो कोई भी बेटी मेरी बेटी से शादी करेगा फैक्ट्री उसके नाम पे करूंगा, ये एग्रीमेंट होगा, ये जनरल ऑफर होगी। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा करूं, ये जब आप ऐड कर देते हैं मैं सोच रहा हूं, तो फिर ये ऑफर नहीं होती। इसका मतलब आप अभी सोच रहे हैं, आपने वो काम किया नहीं है। लॉ कहता है ये आपने किया नहीं। या इसी तरह अगर कोई पर्सन ये कह दे कि भाई इस जगह जो जमीन है इसके नीचे से तेल निकलेगा, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और अगर कोई इन्हीं अल्फाज को थोड़ा चेंज कर दे, मेरा ख्याल है कि इस जमीन से तेल निकलेगा, तो ये जब कह दिया ना मेरा ख्याल है, इन माई ओपिनियन, इन माई आई थिंक, इस तरह के अल्फाज, इसका मतलब क्या होता है? आप कंफर्म नहीं है, आपने अपनी स्टेटमेंट में ये अल्फाज जब ऐड कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कंफर्म नहीं है। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं मानी जाती। फैक्चुअल स्टेटमेंट समझ रहे हैं क्या होती है? तो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए फैक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, जजमेंटल है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। डन जी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है जी लास्ट वन, एक्टेड अपॉन मिसरिप्रेजेंटेशन, कि उस पर्सन ने जिसको मिसरिप्रेजेंटेशन दी गई है उस मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन, नंबर 1 एक्शन भी लिया हो और नंबर 2 उस मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन लिया हो। जैसे भाईजान मुझे कह रहे हैं सर ये जगह खरीद ले इसमें से तेल निकलेगा, मैंने जगह नहीं खरीदी, बाद में खुदाई की इसमें से पानी निकला, तो मैं इनके खिलाफ केस कर सकता हूं? क्यों नहीं, इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया मुझे, एक्ट थोड़ी किया है, एक्ट थोड़ी किया है। क्लियर हुई है बात? अच्छा अगली बात सुनो, ये भाईजान ऐलान करते फिर रहे इलाके में इस जगह से तेल निकलने वाला है, मैंने भी ऐलान सुना, मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही ऐलान करता रहता है, इसका क्या एतबार। अपने दोस्त से पूछा भाई तू तो एक्सपर्ट है इस इलाके में रहता है, बताओ इसमें से तेल निकले? इसने कहा बिल्कुल निकलेगा। मैंने प्रॉपर्टी बाय कर ली, उसके बाद पानी भी नहीं निकला। अब बताइए क्या मैं इनके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? क्यों? मैंने एक्ट तो किया। हाँ, एक्ट उस मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं किया, एक्ट किसी और चीज की वजह से किया। नहीं समझे बात? आई कैप की एग्जांपल सुने फिर समझेंगे। एक फैक्ट्री फॉर सेल थी, बंदा खरीदने के लिए आया, फैक्ट्री के ओनर से कहने लगा भैया प्रोडक्शन रिकॉर्ड दिखाओ। उसने कहा ठीक है सर, प्रोडक्शन रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल मौजूद है, पूछे क्या पूछना है। उन्होंने कहा सालाना इस फैक्ट्री में कितने यूनिट्स मोटरसाइकिल के प्रोड्यूस होते हैं? उन्होंने कहा जी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। जो बायर था उसने कहा अच्छा। फिर कहने लगा अच्छा मैं फैक्ट्री खरीद लेता हूँ, लेकिन ये ना समझना मैं इस वजह से खरीद रहा हूँ कि 10,000 मोटरसाइकिल प्रोड्यूस होती हैं, मैं तो इस वजह से खरीद रहा हूँ मेरा घर भी करीब ही है, रोज ऑफिस आने जाने की टेंशन से जान छूटेगी। और ऑफिस खरीद ली फैक्ट्री। फैक्ट्री खरीदने के बाद पता चला एनुअल प्रोडक्शन 6,325 है, 10,000 नहीं है। जब ये पता चला तो उस बंदे ने कहा भाई मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, क्या वाइड कर सकता है? मिस रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? एक्ट किया तो है। हाँ जी, ये चीज एक्ट उसने किसी दूसरी बेसिस के ऊपर किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं किया। तो जरूरी है मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट किया जाए। कुछ बात समझ आए? एक और एग्जांपल भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है, चलिए वो भी साथ में बता देते हैं। आपने बताना है इसमें मिस रिप्रेजेंट, अगर सही बता दिया ना तो इसका मतलब है ये कंसेप्ट क्लियर, फिर आगे चलेंगे। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लें। एसेंशियल क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन के? पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, स्ट्रेंजर ने मिस रिप्रेजेंटेशन दी, जिम्मेदारी कोई नहीं है भैया। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, ओपिनियन वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है? फैक्चुअल स्टेटमेंट हो कि ये चीज ऐसे है, क्लियर स्टेटमेंट। और एक्टेड अपॉन मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट भी किया गया हो, ठीक है? एक्शन मिस रिप्रेजेंटेशन एक्शन लिया गया हो, और किसकी बेस पे लिया गया है? मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जांपल सुने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराना है 150 साल, एग्जांपल भी पुरानी है। पुराने जैसे अब गाड़ियों के शोरूम होते हैं ना, उस वक्त घोड़ों के शोरूम होते थे, अस्तबल वगैरह, उसमें हर एक अलग अलग लगा के ना खाना घोड़े का, तो उधर उसके सारा उसका उम्र, उसका जो भी खसूसियात होती थी लिखा करते थे, प्राइस वगैरह। तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना होता था कि घोड़ा जो है ना ये साउंड है, पागल घोड़ा नहीं है। पागल और लंगड़े घोड़े को बेचा नहीं जाता, क्या किया जाता भला? गोली मार दी जाती है। क्या मतलब ऐसे नहीं होता? पागल घोड़े को है, घोड़े के ऊपर बैठे, घोड़ा पीछे को दौड़ना शुरू कर दे चलते चलते थक जाए रास्ते में, ओके भाईजान अब तुम्हारी बारी है वरना दुलती मारूंगा पागल घोड़े का क्या भरोसा? पागल घोड़े को नहीं खरीदना होता। तो उधर गए, अच्छा घोड़ा था पागल, लेकिन बेचने वाले ना एक डॉक्टर का जाली सर्टिफिकेट लगाया हुआ था साथ, ठीक है? दरवाजे पे साथ चिपकाया था कि ये ठीक है घोड़ा। बंदा खरीदने के लिए आया, उसने सर्टिफिकेट देखा, सर्टिफिकेट उसने देखा ही नहीं, लगा हुआ था, देखा ही नहीं। उसने कहा भैया घोड़ा ये क्या रेट है? रेट शीट। उसने कहा मैं पहले ना इसका टेस्ट रन करूंगा, इसकी सवारी करके आता हूं। कर लो। मैं घोड़े का चक्कर लगाया तो घोड़ा बिल्कुल ठीक, उसने घोड़ा खरीद लिया। 2 दिन सवारी की, पता चला घोड़ा पागल है। वापस करने के लिए आया तो देखा इस जगह घोड़ा बंधा हुआ था, उस जगह डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लगा था, वो जाली था।
उसने फौरन जाके केस कर दिया। क्या मिस रिप्रेजेंटेशन है इस केस में? क्यों नहीं है? सर्टिफिकेट गलत था तो सही, उधर देखा नहीं था तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या कौन सा एसेंशियल मिसिंग हुआ? एक्टेड अपॉन मिस रिप्रेजेंटेशन। उसने एक्शन लिया जरूर है लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं लिया, ठीक है, किसी और बेस पे लिया है। तो जब मिस रिप्रेजेंटेशन है लेकिन एक्शन उसकी बेस पे नहीं ले रहे, किसी और चीज की बेस पे ले रहे हैं, तो फिर लॉ कहता है इसे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। लॉ कहता है जिस चीज को आप बेस बना रहे हैं वो तो आपको एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता ही नहीं थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम्पल बेसिकली फ्रॉड की थी क्योंकि उसने जानबूझ के गलत सर्टिफिकेट लगाया था। लेकिन फ्रॉड वाले केस में भी डिसीजन हमारा सेम होता, क्या कि देयर इज नो फ्रॉड। जानबूझ के एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि आपको रियलाइज करवा सकूं कि मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के केस में मिलते जुलते हैं, एसेंशियल्स भी मिलते जुलते हैं। भैया एक्टेड अपॉन मिस रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया? चलिए एसेंशियल्स हो गए पूरे। अब एसेंशियल्स पूरे हो गए तो अब क्या सीखना है कि अगर कभी मिस रिप्रेजेंटेशन हो तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। इसका वाइडेबल का मतलब क्या हुआ? चाहे रिसिंड करे, कैन रिसिंड, कैन फोर्स। रिसेंड करेगा तो क्या होगा? बेनिफिट्स रिस्टोर होंगे। और अगर कहे कि ठीक है मैं एनफोर्स करता हूं तो लेकिन उस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो वो क्लेम करेगा। ठीक है, कहेगा भाई ठीक है घोड़े का इलाज तो मैं करवा देता हूं लेकिन पहले मुझे नहीं पता था ये पागल है तो उसने गिरा दिया तो मरहम पट्टी किया, मरहम पट्टी के पैसे मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट वो वाइड कर सकता है, उस सूरत में बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट इन्फोर्स कर सकता है, उस सूरत में पैसे ओरिजिनल पैसे नहीं वापस करने पड़ेंगे लेकिन नुकसान अगर कोई हुआ वो पूरा करना पड़ेगा। एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन सुन लें। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ना, एग्रीमेंट वाइडेबल, जिसमें एग्रीमेंट वाइडेबल ना हो? अभी तो हमने पढ़ा ना मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में एग्रीमेंट वाइडेबल होगा। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये वाइडेबल ना हो एग्रीमेंट? इसका जवाब है यस। इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन सुन लें। पहली एक्सेप्शन अमूमी तौर पे स्टार्टर क्या है? स्टार्टर हमारा इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल बट नॉट इन फॉलोइंग केसेस। लेकिन इन केसेस में वाइडेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। किन केसेस में? एग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। एग्रीड पार्टी आसानी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन को डिस्कवर कर सकते थे। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए फैक्ट्री वाली एग्जांपल में हम कहें कि नहीं हम खरीद रहे हैं मोटरसाइकिल की बेस के ऊपर ही, घर तो हमारा दूर है, फैक्ट्री किस बेस पे खरीद रहे हैं? 10,000 मोटरसाइकिल प्रोडक्शन होती है। अब ऐसा करो प्रोडक्शन कार्ड लेके आओ। तो वो जो बंदा था फैक्ट्री का मालिक, उसने क्या किया? उसने कहा सर आपको हमारी बात में तो बाहर नहीं है, देखिए एक एक मोटरसाइकिल का हिसाब रखा हुआ है, 10,000 प्रोडक्शन, ये ले चेक कर ले, जहां से मर्जी चेक कर ले, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। इतना कॉन्फिडेंस देख के उस बंदे ने चेकिंग ही नहीं की और एग्रीमेंट कर लिया। बाद में पता चला कि ये तो 6,500 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये ना कहिएगा कि नहीं मिस रिप्रेजेंटेशन, तो गलत स्टेटमेंट दी है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? ला कहता है नहीं, क्योंकि इसमें कसूर मिस रिप्रेजेंटेशन देने वाले का नहीं, ज्यादा कसूर किसका है? दूसरी पार्टी का। वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब ये होता है बड़ी आसानी के साथ इसको चेक कर सकते थे। ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब होता है आम समझबूझ। एक आम समझबूझ रखने वाला इंसान अगर इस चीज को चेक कर सकता था तो इसको हम क्या कहते हैं? ये उसकी जिम्मेदारी है चेक करे।
ये क्या है, इसकी जिम्मेदारी है, चेक करें। फ्रॉड के केस में एक एग्जांपल आती है लेकिन कंसेप्ट चूंकि सेम है। अगर इजाजत दे तो पूछ लूं, घर वालों ने सेब लेने के लिए भेजा, आप गए, आपने उधर कहा उस बंदे से, भैया सेब, मैंने कहा सर ये आपके सामने लगे हुए हैं। उसमें कुछ सेब ठीक थे, कुछ गले हुए थे, ठीक है। तो उसने कहा सर सेब डाल लीजिए। आपने कहा ए ठहर, मोबाइल में जरा हम चीज़ देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ऐसा करो डाल दो, 2 किलो डाल दो। उसने सेब सारे डाल दिए, उसमें कुछ सही थे कुछ खराब थे। आपने वैसे ही जेब से पैसे निकाले, ध्यान इधर आपका मोबाइल पे, जेब से पैसे निकाले, वो शॉपर बड़ा, घर आ गए। घर आए जैसे ही वालदा को दिया, एक लग गया। मैंने कहा क्या हो गया, काम कर तो दिया है। वालदा ने कहा देखो खराब है सेब, आधे सेब खराब है। अब बताइए क्या ये उसकी तरफ से फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है फ्रूट वाले की तरफ से? उसकी तरफ से कोई मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड है। क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? आप ये वापस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप आसानी से डिस्कवर कर, जरा 2 सेकंड के लिए नजर इधर से हटा के उधर रखनी थी जब वो डाल रहा था सेब पेपर में, आसानी से डिस्कवर कर सकते थे। तो ये जब आपको मिस रिप्रेजेंटेशन कोई की जाए या फ्रॉड, लेकिन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे लेकिन नहीं किया, दूसरे पे गैर जरूरी एतबार किया। तो जब आप किसी दूसरे पे गैर जरूरी एतबार करते हैं, लॉ क्या कहता है? कसूर आपका है। लॉ में कहावत है हमारे, लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, मुश्तरी होशियार बाश। कभी अल्फाज सुने कि जो बंदा खरीदार है वो अलर्ट रहे, चीज को चेक करे। नॉर्मल चेकिंग, चीज खरीदने से पहले नॉर्मल चेकिंग करना हर बायर का फर्ज है, हर बायर का फर्ज है। अगर आपको खराब चीज दे दी गई और खराबी आसानी से आइडेंटिफाई हो सकती थी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। ये सूल ज़हन में रखिएगा। समझ आई बात? नहीं समझ आई? आगे अब की बार दोबारा घर वालों ने अगले दिन फिर भेजा, जाओ आज फिर सेब खरीद के लाओ। आज मोबाइल घर छोड़ के गए, एक तजर्बा काफी होता। उधर गए तो उधर आपने कहा ये एक सेब ये नॉर्मल से हैं, एक सेब ये साथ कोई स्टिकर लगा हुआ है VIP एप्पल्स, VIP एप्पल, ये वाले क्या रेट? उनका रेट तो सेम है सर जी। उसने कहा, आपने कहा अच्छा ये स्टिकर वाले डालो। आपने पहले उसको देख लिया, आपकी बार गले सड़े नहीं लेके जाने, स्टिकर वाले सारे लेके घर लेके गए, जहां जहां से स्टिकर उतारा वहां से हरा। अब बताइए, अब पहले मुझे बताइए ऑर्डिनरी डिलीजेंस कौन सी? लॉ ने ऑर्डिनरी डिलीजेंस का वर्ड यूज किया है। क्या आपने परफॉर्म किया ऑर्डिनरी डिलीजेंस? यस। क्या अब ये एग्रीमेंट वाइडेबल है? अब की बार वाइडेबल है। क्यों? क्योंकि एग्रीड पार्टी, इस बाद वाले जो भी लेटेस्ट एग्जांपल है, इस वाले केस में एग्रीड पार्टी आसानी के साथ डिस्कवर नहीं कर सकती थी। तो इन शॉर्ट, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन आसानी के साथ डिस्कवर हो सकती हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया भैया। लेकिन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन आसानी के साथ डिस्कवर नहीं हो सकती फिर वाइडेबल है। समझ रहे हैं ये बात? ओके जी। हाँ, स्टिकर वाली केस में सिर्फ मैंने पहले इजाजत ले ली थी आपसे। स्टिकर वाली जो एग्जांपल थी वो मिस रिप्रेजेंटेशन की नहीं थी, वो फ्रॉड की थी। और इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव एक्शंस लेके किसी चीज को छुपाना बड़े तरीके से लेके से, ये फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। क्लियर? फिर एग्रीड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा भैया ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमें पहले ही पता, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बनती। ठीक है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बनती। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बनती तो जाहिर है फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तीसरा पॉइंट, जब मिस रिप्रेजेंटेशन केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, एग्रीड पार्टी टेक्स बेनिफिट्स आफ्टर बिकमिंग अवेयर। पता चल गया उसके बाद भी मिस रिप्रेजेंटेशन थी। उस बंदे ने कहा था फैक्ट्री जो है वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। हमने प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखा, उसमें भी फॉर्जरी की गई थी और 10,000 यूनिट्स शो करवाया गया था।
खरीद लिया, उसके बाद पता चला 2 महीने बाद फैक्ट्री तो 6500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस वक्त गौर से सुनिएगा, उस वक्त बायर ने कोई एक्शन नहीं लिया और स्टिल फैक्ट्री को इस्तेमाल करते रहे, प्रोडक्शन करके सेल करते रहे। 2 साल बाद फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आई, अब क्या एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मिस रिप्रेजेंटेशन है तो सही, मिस रिप्रेजेंटेशन है तो सही। हाँ, पता चलने के बाद भी बेनिफिट लेते रहे। तो उसूल लॉ का ये होता है कि जब आपको पता चले ना कि कोई गड़बड़ हुई है आपके साथ, तो आपने फौरी एक्शन लेना है। जब आप गड़बड़ के बाद भी 2-4 महीने सुकून से बैठे रहेंगे ना, तो फिर लॉ कहता है वो बैठे रहे। अब इसको इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस समझा जाता है। तो जैसे ही कोई गड़बड़ पता चले, फौरी तौर पे एक्शन लेना है, ये लॉ कहता है। डन जी। अच्छा, 2 एक्सेप्शंस और हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन में उसने कुछ 1-2 एग्जांपल्स है उसमें डिस्कस किया हुआ। उनमें से एक मैं आपको एडिशनल बता देता हूं। वो है व्हेन पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। क्या? व्हेन पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। व्हेन पार्टीज, अभी 5 मिनट है, कोई नहीं, एग्जांपल सीख ले, नया कंसेप्ट एक आधा ज्यादा, प्रॉब्लम तो कोई है ना। When parties cannot be restored to original position, मतलब क्या? मतलब ये, हमने ऑर्डर दिया, हमने कहा पिज्जे वाले भाई ऐसा करो, पिज्जा ले आओ। उसने कहा कौन सा? हमने कहा बारबेक्यू पिज्जा ले आओ। ठीक, वो पिज्जा लेके आया, हमने कहा कौन सा पिज्जा? उसने कहा बारबेक्यू पिज्जा। ठीक है, पैसे दे दिए। उसके बाद अंदर लेके गए, खोला तो पता चला कि वो तो वेजिटेबल पिज्जा, चिकन पिज्जा है ही नहीं, चिकन उसमें है ही कोई नहीं, वेजिटेबल। लेकिन भूख लगी थी, मजे का लगा था, हम खा गए। खाने के बाद हमें याद आया ये हमारे साथ सही नहीं हुआ, कुछ ज्यादती हुई हमारे साथ। मंगवाया पिज्जा कुछ और था, अब कुछ और। अब हमने पिज्जा वाले को फोन किया, हमने कहा भैया अब चूंकि तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हमारे साथ, चलो अनजाने में भी हो गई। उसने कहा सॉरी सर, जल्दी जल्दी में आया था, वो दूसरे कस्टमर का आपके साथ मिक्स हो गया था, तो मैं अभी आके ना वापस लेके आपको आपके वाला डिलीवर कर रहा। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो खत्म हो गया, खा लिया हमने। मैंने कहा ठीक है सर। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, अब बेनिफिट्स, अब एग्रीमेंट वाइडेबल है मेरे लिए, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन थी और थी, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वापस होगा। बेनिफिट्स क्यों वाइडेबल क्यों नहीं है? बेनिफिट्स भी हो गए, एक ये बेनिफिट पॉइंट भी है और एक और पॉइंट भी है, वो क्या? हाँ, कैन पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। तो समझ आई, जब पार्टी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर ना हो सके तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, बाज़ औक़ात चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी क्वालिटी का पता चलता है, बाज़ औक़ात पहले पता चल जाता है, बाज़ औक़ात कब पता चलता है? ठीक है जी। तो ये बहरहाल एडिशनल एक आपको पॉइंट बता दिया, याद रखिएगा, शायद किसी केस स्टडी में। क्लियर जी? क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? मिस फ्री कंसेंट की 5 सिचुएशंस हैं, कौन कौन से? नंबर 1 क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। आज अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आज हमने स्टडी किया मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में हमने 3 चीजें सीखी हैं, 4 चीजें सीखी हैं, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, उसके बाद इफेक्ट और एक्सेप्शंस। डेफिनेशन में हमने क्या सीखा? 3 पॉइंट थे, 2 हमने कहा रिटे वाले, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाले और मिस्टेक वाला। जो पॉइंट अहम था वो कौन सा था? कि जब स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट फॉल्स है और पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिया वो उसे ट्रू समझ रहा है, क्योंकि अगर फॉल्स पता है उसको फॉल्स, तो भी फ्रॉड में चली जाएगी। एसेंशियल्स क्या है? 4 एसेंशियल्स। बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए और एक्टेड ऑन होनी चाहिए। अगर ये एसेंशियल्स पूरे हो गए तो इसका मतलब वो क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। इफेक्ट क्या होगा? वाइडेबल है। वाइडेबल के बाद 2 आपने कहा पॉइंट्स बनाने हैं। अगर इन्फोर्स करवाया जाए तो क्या होगा? इन्फोर्स ना करवाया जाए तो, इन्फोर्स ना करवाया जाए तो क्या होगा? बेनिफिट्स रिस्टोर। इन्फोर्स करवाया जाए तो एडवांटेजेस बाहर आ रहा, सॉरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप उससे। अगर इन्फोर्स करवा भी ले तो क्या कर सकते हैं?
डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जितना नुकसान हुआ होगा। और एक्सेप्शंस क्या है, यानी नॉर्मली तो इफेक्ट ये होता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल, किन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा? नंबर 1, एग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड इजीली बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। और दूसरा पॉइंट ना, कि अगर उसने मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे एक्ट नहीं किया। और तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई होने के बाद भी बेनिफिट्स लिए। और फोर्थ जो आपको एडिशनल पॉइंट दिया है वो क्या है? पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये जो है एक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, इसमें उसमें कैसे पता लगेगा कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन इसमें हमारी? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि पार्टी ने जो एक्ट किया है? क्वेश्चन का ये है, वो देखिए वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं बार बार। ये कैसे साबित होगा कि पार्टी ने जो एक्ट किया है वो हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे किया या किसी और बेस पे? ये वकील का काम होता है, वो साबित कर देगा। ठीक है, कि किस बेस पे। केस स्टडी के अंदर हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये कंफर्म है। रियल लाइफ में लॉयर साबित करते हैं, केस स्टडी के अंदर आपको हमेशा इस तरह की बातों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी रीजन क्या थी इस चीज की। क्लियर जी? जैसे केस स्टडी में आपको डेट्स दे देता है कि नहीं, कि लेटर, ये ऑफर लेटर इस दिन पहुंचा, एक्सेप्टेंस लेटर इस दिन पहुंचा। तो प्रैक्टिस में ये कैसे साबित होगा भला? वो लॉयर साबित कर देते हैं, वो स्टैम्प्स वगैरह होती है, डाकखाने पता कर लेते हैं, कोरियर वगैरह पर्चियां होती हैं उससे। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है प्रैक्टिस। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।